मैम, आप जब आए आरसीए में और आज का आरसीए दोनों में क्या अंतर है? एकेडमिक लेवल पे डिफरेंस है कि हमने यहाँ पर बहुत सारे और नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। अभी यहाँ पर आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों में ग्रेजुएशन की क्लासेस हो रही हैं। बीसीए भी चल रहा है, साइंस में भी बायो ग्रुप, मैथमेटिक्स ग्रुप, कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ हमने लड़कियों के हिसाब से सूटेबिलिटी देखते हुए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म भी यहाँ पर शुरू किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर हम जाएं तो रूम्स ऐड हुए हैं, क्लासरूम्स, साइंस की 4 लैब्स अभी कुछ ही वर्ष पहले हमने हेमा मालिनी जी के सहयोग से बनवाई, सांसद निधि से, जिसमें हमें हेमा जी ने सहयोग किया। वो सांसद निधि दिलवाने में 50 लाख रुपए, जिससे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी की 4 लैब्स बनवाई। गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन जीवन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रुचिरा तिवारी शर्मा, आरसीए कॉलेज से। आज हम हमारा आरसीए का पहला पॉडकास्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक नई शुरुआत है, एक नई सोच, एक नई पीढ़ी की। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे आरसीए परिवार के एक ऐसे सदस्य से जिन्होंने आरसीए के लिए बहुत कुछ किया है। आइए जानते हैं हम आरसीए के विकास की कहानी उनकी जुबानी। तो स्वागत है हमारी प्रोफेसर साहिबा, हमारी प्रिंसिपल साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति जौहरी जी का। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहले पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी शुरुआत आरसीए में कैसे हुई? यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ था मेरा 2000 में, वो लगभग 25 वर्ष पहले। जून 2000 में मैंने आकर यहाँ पर प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया था। तब पहली बार मेरे यहाँ पर आना हुआ, परिचय हुआ आरसीए कॉलेज से। मैम, जब आप आरसीए में पहली बार आए तो आरसीए का क्या माहौल आपको लगा? कैसा था आरसीए का माहौल? एक्चुअली मैं जब पहले आई तो बहुत शुरू में बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि मैं जब यहाँ आई तो मुझे ये लगा ही नहीं कि ये कोई कॉलेज जैसा है। कैंपस जो था वो इतना पुअरली मेंटेन्ड था कि हमको ये लगता ही नहीं था कि हम किसी एक डिग्री कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, पीजी कॉलेज में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं था। और मैं क्योंकि जहां से आ रही थी, मैं बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ा रही थी। एमएम कॉलेज मोदी नगर में थी, मोदीज का कॉलेज था वो। उससे पहले मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ी थी, वो मेरठ का बेस्ट कॉलेज है। तो मैंने ऐसा इंस्टीट्यूशन देखा ही नहीं था। तो शुरू में तो बहुत ही निराशा सी हुई कि ये मैं कहाँ आ गई और क्या करूंगी मैं यहाँ पर। दूसरे एक मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही थी, स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट था, यहाँ पर साइंस ही नहीं थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, सोच रहे थे कैसे सेट करेंगे, लेकिन सबने साथ दिया तो धीरे धीरे सब अच्छा ही होता रहा। मैम, आरसीए कॉलेज को आप अदर कॉलेज से मतलब कैसे डिफरेंट दिखाएंगे? एक्चुअली आप मथुरा के दूसरे जितने भी कॉलेजेस को देखें, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने यहाँ पर इन पिछले 25 वर्षों में नैक एक्रेडिटेशन कराया है। नैक है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट द नेशन एक्रेडिटेशन एवेल्युएशन करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सी से लेकर A++ तक 7 डिफरेंट स्केल हैं जी। C, C++, C++, B, B++, B++, A, A+, A++, इस तरह से। तो उस मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, सब नैक एक्रेडिटेड रहते हैं या कराने की कोशिश में रहते हैं। तो ये जब मैं यहाँ आई थी तभी मुझे लगा कि हमको नैक के लिए जाना चाहिए। हमने 2006 में पहली बार नैक कराया, 2016 में दूसरी बार कराया, तीसरे की तैयारी अभी चल रही थी। कुछ पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, इसलिए नैक की जो गाइडलाइंस है वो बदल गई हैं, अदरवाइज तीसरी बार भी होता। तो अब इसको कराने के लिए
हमको कॉलेज के ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना था। एकेडमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम डिलीवरी, टीचिंग लर्निंग, रिसर्च इनोवेशंस, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें हम कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोचकर, प्लान करके, गवर्नेंस एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये सब मिला के एक इंस्टीट्यूशन को इवेल्युएट किया जाता है, एक्रेडिट किया जाता है। तो इस पर हम सबने मिलकर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कॉलेज को कोशिश की कि जैसा था उससे आगे लेकर जाएं। बहुत सारे ऐड किए चीजें। जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत कम 4-6 रूम्स थे, एक पुरानी बिल्डिंग थी जो आप लोग जानते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने रूम्स बढ़ाए, फिर लाइब्रेरी को और फर्निश किया और अच्छा किया। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम बनाया, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया, हॉल फिर धीरे धीरे बना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हम लोगों ने अच्छा स्मार्ट क्लासरूम बनवाया। जो जैसी जैसी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको सोचते हुए हम लोग आगे बढ़े और वो उस पर काम किया। इसी तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए हम ऑनलाइन टीचिंग में आए। ऑनलाइन टीचिंग हालांकि बाद में कोविड में बहुत पॉपुलर हो गई, सभी जगह चल रही थी, लेकिन उससे पहले भी हमने इस पर काम किया था। स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की और ग्रुप डिस्कशंस और प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस हमने शुरू किए थे बहुत पहले, जो कि यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही नहीं था इस तरह का। बच्चे जब एग्जाम एडमिशन लेते हैं उसके बाद सीधे वो एनुअल एग्जाम दिया करते थे। तो यहाँ पर उससे पहले कि बच्चों की परफॉर्मेंस पता चल जाए, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शुरू किए, इवैल्यूएशन कराते थे उसका। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग पर वर्क किया। रिसर्च पे कोशिश की कि रिसर्च में हम क्या कर सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कराया टीचर्स को, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल सेमिनार्स वो कराए, जिससे कि बहुत अच्छे अच्छे जो एमिनेंट पर्सन्स हैं, चाहे एकेडमिशियंस हों, चाहे वो और दूसरे फील्ड्स के अच्छे एमिनेंट पर्सन्स हों। जैसे मैं आपको बताऊं, जस्टिस JS वर्मा वो हमारे यहाँ आए हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चीफ थे जस्टिस स्वतंत्र कुमार, वो यहाँ आए हुए हैं। और डॉक्टर V मोहिनी गिरी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन, वो हमारे यहाँ आई। तारिक फतेह एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट रहे हैं, वो हमारे यहाँ एक सेमिनार में आए थे। सबसे पहली सेमिनार हमने म्यूजिक में कराई थी, उसमें पंडित छन्नूलाल मिश्र जी हमारे यहाँ आए थे। तो एक बार हमने इस पे HIV एड्स पर एक सेमिनार कराया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें नेशनल एड्स कमीशन है, क्या है मुझे एग्जैक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं याद आ रहा, NACO, वहां से जो वहां के डायरेक्टर जनरल थे वो आए थे। तो मेरी कोशिश ये रही कि ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स फील्ड के लोग यहाँ पर आए, हमारे बच्चों को उनसे बातचीत करने का एक्सपोजर मिले, उनको सुनने का एक्सपोजर मिले। अभी रिसेंटली हमने 1-2 सेमिनार कराए हैं, उसमें ये सुशील पंडित जो हैं ये अभी हमारे यहाँ आए थे, और एक प्रोफेसर KG सुरेश हैं, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म कॉलेज, अब इस समय तो वो डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो यहाँ आए हैं। तो अलग अलग फील्ड के लोग आके बच्चों को बताएं कि इस फील्ड में क्या हो रहा है। बिल्कुल, उनको अपडेट मतलब बच्चों को भी किया जाए और टीचर्स भी। ऑब्वियसली जो सेमिनार्स या ये चीजें होती हैं, इससे टीचर्स की ग्रोथ होती है, बच्चों की तो होती है। बच्चों अच्छा, और इस तरह के इवेंट से मैनेजमेंट स्किल अपने आप डेवलप होती है। तो ये एक कोशिश रही, और ये एक समय ऐसा था कोविड के बाद कुछ हमारे वेबिनार्स और वो कम हो गए। RCA को इसलिए जाना जाता था कि यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल एक न एक कॉन्फ्रेंस होती है। तो आसपास के लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इंतजार करते थे कि कब हमारे नए सेमिनार का प्रपोजल उन लोगों के सामने आएगा और वो आएंगे यहाँ पे अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिकेशन के लिए। तो एक तो ये 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से आप देखेंगे कि और सारे इंस्टीट्यूशंस से हम ये कह सकते हैं कि ये एक अलग इंस्टीट्यूशन है, कुछ एक अलग पहचान रखता है। उसके अलावा एक चीज और जो मुझे लगता है कि यहाँ पर है, एक जो टीम स्पिरिट है।
कॉलेज में चाहे वो क्लास 4 एम्प्लॉय हो, क्लास 3 एम्प्लॉय हो, टीचर हो, मैं खुद हूं या हमारा मैनेजमेंट हो, जब हमारे यहाँ कुछ भी कोई भी काम होता है या कोई भी हमारा टारगेट होता है कि हमें ये काम करना है, तो सब लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। कोई छोटा बड़ा या इस तरह से नहीं होता, जिसका जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो पूरा अपना 100% देता है। तो ये अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई चीज आ जाती है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है आजकल के समय में और यूनिक है। मैम, आप जब आए आरसीए में और आज का आरसीए, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। और अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हम डिफरेंट मतलब एकेडमिक लेवल पे डिफरेंस है कि हमने यहाँ पर बहुत सारे और नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ पर बीए ग्रेजुएट क्लासेस होती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन था हिंदी इंग्लिश संस्कृत में, और बीकॉम की क्लासेस होती थी। अभी यहाँ पर आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में ग्रेजुएशन की क्लासेस हो रही हैं, बीसीए भी चल रहा है, और साइंस में भी बायो ग्रुप, मैथमेटिक्स ग्रुप, कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बीकॉम था उस समय, अब हमने एमकॉम ऐड किया है, एमकॉम की क्लासेस भी चल रही हैं। पीजी लेवल पे हमने पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, इनमें भी कोर्सेज पीजी क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो अब हमारे पास एमए जो है वो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में भी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत के साथ साथ, और एमकॉम भी है जी। और इसके साथ साथ हमने लड़कियों के हिसाब से सूटेबिलिटी देखते हुए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म भी यहाँ पर शुरू किया है। तो आप ये देखेंगे कि इतने सारे पाठ्यक्रम हमने ऐड किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर हम जाएं तो रूम्स ऐड हुए हैं, क्लासरूम्स और फैसिलिटीज ऐड हुई हैं। साइंस की 4 लैब्स अभी कुछ ही वर्ष पहले हमने हेमा मालिनी जी के सहयोग से बनवाई। रेखा गणेशन जो राज्यसभा सांसद थी, उनकी सांसद निधि से, जिसमें हमें हेमा जी ने सहयोग किया वो सांसद निधि दिलवाने में 50 लाख रुपए, जिससे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी की 4 लैब्स बनवाई। कॉमर्स लैब है हमारे यहाँ, कॉन्फ्रेंस रूम है बहुत अच्छा, एक ऑडिटोरियम है बहुत अच्छा। और मैं आपको बताऊं एक ऑन ए लाइटर नोट कि जो हमारी सांसद है हेमा मालिनी, वो यहाँ 3-4 बार आ चुकी हैं और उनको हमारा ऑडिटोरियम बहुत पसंद है। वो बोलती हैं मुझे ये छोटा सा ऑडिटोरियम बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम लोगों ने ऐड किया है। लाइब्रेरी को और एनरिच किया है, कंप्यूटर लैब ऐड की है, लैंग्वेज लैब ऐड की है। तो इस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे एडिशंस किए हैं। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उस पर वर्क किया है। बच्चों के लगातार मेंटर मेंटी एक स्कीम चलाई है, हर बच्चे को मेंटरशिप दे रहे हैं हम जो भी आ रहे हैं। काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग सेल बनाया है, प्लेसमेंट सेल बनाया है, प्लेसमेंट्स कराए हैं। रोजगार मेला हमने 3-4 बार पिछले दिनों में, पिछले 5-7 सालों में आयोजित किया है। स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए हैं। एनईपी में तो ये पार्ट ऑफ करिकुलम है, लेकिन एनईपी आने से पहले ही हमने स्किल डेवलपमेंट के और पर्टिकुलरली जो गर्ल्स से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश हुआ, या जैसे क्योंकि हमारे यहाँ होम साइंस या आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए पोशाक मेकिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, इस तरह के भी कोर्सेज हमने चलाए। वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं अभी भी। और इसके अलावा गवर्नेंस के लेवल पे थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि जो गवर्नेंस है उसको डिसेंट्रलाइज करें। तो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बांटी हैं टीचर्स की ग्रोथ के लिए भी हम लोग काम करते हैं। हमेशा ये जो उनके एफडीपी वगैरह होते हैं उसके लिए उनको भेजते हैं। कोशिश करते हैं कहीं कुछ अच्छा कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो रहा हो तो वो उसमें जाके पार्टिसिपेट करें। अपने यहाँ सेमिनार्स वगैरह और ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये कोशिश पीएचडी के लिए एनकरेज करते हैं टीचर्स को कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स पीएचडी करें, जिससे उनका अपना भी कैरियर ग्रोथ हो। तो ये इतने सारी चीजें हैं जिस मतलब आप
जिस भी डायमेंशन में देखेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, हर डायमेंशन में ग्रोथ हुई है। और ये विजिबल है ये डिफरेंस। जो भी यहाँ आता है वो कहता है, वो देख के कहता है कि बहुत बड़ा चेंज आया है आरसीए में। और मैं तो 25 साल रही हूँ, 25 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। पिछले मतलब 8-10 साल में भी आप देखेंगे कि बहुत ग्रोथ हुई है। 25 साल में तो खैर हुई ही है, लेकिन ये इधर पिछले 8-10 साल में। और एक जो हमारे यहाँ फैमिली एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ है कॉलेज में, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब मैं उसको अपना अचीवमेंट मानती हूँ कि काम तो सभी जगह लोग करते ही हैं, लेकिन एक परिवार की तरह से काम करें किसी संस्था में, तो ये शायद आजकल के समय में बहुत बड़ी बात है। दूसरे वैल्यूज को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मेरी कोशिश रहती है इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर रहे, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। और यही चीज मैं अपने स्टाफ में भी देखना चाहती हूँ। और क्योंकि वो लोग देखते हैं ऐसा, तो कुछ ना कुछ तो उनमें भी ये फीलिंग आती ही है। बाहर बहुत करप्शन है, बहुत बैड प्रैक्टिसेस हैं। मेरी कोशिश रहती है इस कैंपस के अंदर करप्शन नहीं आए। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि मेरा छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी वो जानता है कि रिश्वत लेना गलत है। वो अगर किसी दूसरे को लेते हुए भी देखता है तो आके बताता है कि मैडम वो ऐसे कर रहा था बाहर कहीं। तो अगर किसी के अंदर ये फीलिंग आ गई, इस कैंपस में भले ही 50-60 एम्प्लॉय हैं, अगर इन लोगों को भी मैं ये दे पाई तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आजकल के समय में, जहां बाहर दुनिया में इतनी सारी बुराइयां भरी हुई हैं। तो और मतलब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा चेंज की उम्मीद भी कर सकती थी। मैम, हमारा आरसीए कॉलेज एक इंटर क्लास कंपटीशन करता है, इंटर कॉलेजिएट। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये भी हमने ऐसा हुआ था जब हमने पहला नेक कराया था। उसके में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हर इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करनी होती हैं। तो हम लोगों ने बैठ के मीटिंग करी मैनेजमेंट के साथ में, और मैनेजमेंट में हमारे बहुत अच्छे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली भी अच्छे उसमें हैं और इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत मतलब अच्छा सोचते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई ये बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में आप यहाँ पर कुछ इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स स्टार्ट करें, जो कि लिटरेचर में अब शुरू में तो ये 2 या 3 थे। एक निबंध था, एक निबंध प्रतियोगिता, एक डिबेट और एक शायद कुछ हिंदी निबंध, एक इंग्लिश निबंध। ये इस तरह से 3 थे, जो कि 3 हमारे ही मैनेजमेंट के लोगों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में शुरू कराए थे। और इसमें कि हम लोग दूसरे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसके बाद उन कॉम्पिटिशन्स में जो भी विनर्स होते हैं उनको ट्रॉफी, टीम को ट्रॉफी देते हैं और इंडिविजुअल्स को प्राइजेस देते हैं। और इसके सारे एक्सपेंसेस जो हैं, जो इसके स्पॉन्सर्स हैं हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स, वो लोग बियर करते हैं। और ये भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 3 कॉम्पिटिशन्स से ये कॉम्पिटिशन शुरू हुए थे और आज 8 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। म्यूजिक, ड्राइंग, लिटरेचर, डिबेट, स्पीच और डांस। इन सब ही डिफरेंट जो विधाएं हैं, इन सब में हम लोग इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। और इसमें बड़े इंटरेस्ट से दूसरे कॉलेजेस के बच्चे आकर पार्टिसिपेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब है आज आरसीए में इंटर कॉलेजिएट, तो लोग वहां से अपनी टीम्स भेजते हैं। और ये न सिर्फ हमारे बच्चों को, दूसरे बच्चों के लिए भी एक मंच हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृति में ये रखे हुए हैं प्रतियोगिताएं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गर्ल एजुकेशन के लिए। तो मैम, आप अपनी रिटायरमेंट के मोड पर चल रही हैं, तो अब आपके मतलब दिल में क्या चलता है? कुछ नहीं, दिल में तो बस आरसीए ही चलता है। अभी तो मैं अपने आप को अलग भी नहीं कर पा रही हूँ इससे। हालांकि अब रिटायरमेंट करीब ही है, तो वो समय भी आ जाएगा जब मैं कॉलेज में नहीं आऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इतने वर्ष मैंने यहाँ पर बिताए हैं और न सिर्फ इसको एज अ जॉब, एज अ मिशन ऑफ लाइफ लिया है कि मुझे गर्ल एजुकेशन पर काम करना है। और ये फीलिंग भी यहीं डेवलप हुई है। जब मैं यहाँ आई थी तो
एज ए जॉब ही ज्वाइन करने आई थी। कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था मेरे दिमाग में गर्ल एजुकेशन को लेके। लेकिन यहाँ पर आकर जब मैंने देखा बच्चियों को कि बच्चे बड़े वैसी पिछड़ी हुई सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज से आ रही हैं, बड़ी मुश्किल में पढ़ पा रही हैं, अच्छा कुछ इकोनॉमिकली भी सोशली भी बैकवर्ड टाइप की बैकग्राउंड से थी, घर में कई बच्चे हैं जिनके यहाँ इकोनॉमिकली ये कंडीशन नहीं है कि वो फीस भी पे कर सकें, जबकि बहुत कम फीस है कॉलेज में, तो भी और बड़ी मुश्किल से कभी कॉलेज आती थी कभी नहीं आती थी। पहला काम तो यही बहुत इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा कि लड़कियां कॉलेज आएं। दूसरा, आ गए तो कैसे भी आ गए, यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, तो उसके लिए बहुत मतलब स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना पड़ा कि आप यूनिफॉर्म में ही आइए, नहीं अगर आ सकते हैं तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे, यूनिफॉर्म हम दिलवा देंगे, चाहे हमें पर्सनल लेवल पे देना पड़े चाहे कैसे भी, लेकिन आना यूनिफॉर्म में ही होगा। डिसिप्लिन अगर ब्रेक करते हैं तो वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। शायद इसके लिए मुझे कहा भी जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत डांट देती हूँ, कुछ कर देती हूँ, लेकिन वो मतलब कुछ शायद मेरे खून में है। मुझे लगता है कि भाई अगर ये काम ऐसा होना है तो वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगता हो। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये तो होता ही है कि आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब मैं पूछना चाहूंगी कि आपने एक प्रोग्राम करवाया था रश्मि रथी, तो उसके पीछे आपकी क्या सोच रही थी? एक्चुअली प्रोग्राम्स तो कराते ही रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ कराते हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स कराए और उसके अलावा सेमिनार्स कराए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराए। तो एक बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई डांस ड्रामा टाइप का हम लोग कराएं और वो हमारे जो इतिहास है उससे ही रिलेटेड हो। कृष्ण की नगरी है, यहाँ पर कृष्ण पे बहुत कुछ होता रहता है, कृष्ण से जुड़े हुए पात्रों पर, मीरा पर, राधा पर मैंने देखे हैं यहाँ पर नृत्य नाटिकाएं होती हुई। ये रश्मि रथी मैंने जब पढ़ी थी तभी से मैं कर्ण के कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस्ड थी। कर्ण जो एक हीरो है जिसको हम अनसंग हीरो कह सकते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का व्यक्ति है, इतना जिसके बारे में जाना जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो कौरवों के पक्ष में लड़ा, इसलिए वो हमारे हीरोज में नहीं गिना जाता है, पीछे रह जाता है। तो बस यही सोचते हुए मैंने, और रश्मि रथी जब मैंने पढ़ी थी तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक सोच ये भी थी कि बच्चों को हमारे साहित्य के बारे में भी पता चले। जो टेक्स्ट या जो साहित्य वो लोग पढ़ते हैं अपने यहाँ करिकुलम में, उसके अलावा हमारा साहित्य कितना रिच है, कितना समृद्ध है, इसके बारे में भी वो धीरे धीरे जाने। और मैंने जब ये रश्मि रथी की तैयारी चल रही थी तभी मैंने सोचा था कि अब अगर इसके बाद मौका मिला तो जयद्रथ वध कराएंगे। तो वो भी क्योंकि हमारे इतिहास के पृष्ठों से लिया गया है, खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का, उस पर बेस्ड है। तो ये एक मुझे लगता है कि बच्चे हमारे साहित्य को, हमारे इतिहास को, दोनों को जाने। मुझे याद है मैम, जब रश्मि रथी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपको रश्मि रथी पूरी मतलब याद थी, आपको किताब दिखाने की या जो स्क्रिप्ट हमने बनाई थी वो दिखाने की भी जरूरत नहीं होती थी और आप बता देते थे कि ये वाली लाइन के बाद ये वाली लाइन आने वाली है। हाँ, वो मुझे साहित्य में रुचि है, हालांकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, बट मुझे साहित्य में और पर्टिकुलरली पोइट्री में रुचि है। तो बहुत सारी कविताएं, बहुत जी रश्मि रथी है, मधुशाला है, मुझे बहुत सारी मधुशाला की रुबाइयां याद हैं, दोहे रहीम कबीर के, बहुत सारी चीजें इस तरह की याद हैं मुझे। और इवन शायरी बहुत याद है, मिर्जा गालिब की, फैज अहमद फैज की। तो ये कुछ है, इंटरेस्ट है, इसलिए याद रहता है। मैम, आरसीए का भविष्य आप क्या देखते हैं? भाई मैं तो आरसीए के बारे में ये सोचती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, नॉट ओनली इन इंडिया बट बल्कि वर्ल्ड में मैं कहूंगी ग्लोबली बेस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में ये एमर्ज करके आए। और इसके लिए
सभी लोग अगर काम करेंगे तो ये हो भी जाएगा एक ना एक दिन। बिल्कुल मैम, यही आप सोचती हूँ। सजेशन हाँ, देते रहिए। हाँ, सजेशंस भी देते रहेंगे और मेरे से जो अभी भी करने का होगा मैं कर भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि कॉलेज मेरा जैसे रोज आना होता था वो नहीं होगा। बाकी तो जिस तरह की भी एडवाइस या हेल्प यहाँ पर मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि दिस शुड बिकम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, नॉट ओनली इन मथुरा बट एटलीस्ट इन इंडिया। बिल्कुल मैम। मैम अंत में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आरसीए की जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए एक प्यारा सा संदेश आपकी तरफ से। प्यारा सा सबसे जो इम्पोर्टेंट किसी के लिए भी है, चाहे टीचर के लिए हो चाहे स्टूडेंट के लिए है, कि आप अपने काम को पूजा की तरह लें। काम टीचर्स के लिए भी ये है कि आप टीचिंग को सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं लें। आप ये सोचें कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। यू आर एजुकेटिंग गर्ल्स, तो अगर आप गर्ल एजुकेशन पर कुछ काम कर रहे हैं तो उसे पूरी डिवोशन से करें। एक बात तो ये है। दूसरा, अगर आप इसको नौकरी की तरह भी लेते हैं तो भी ये मानिए कि ये वो जगह है जहां से हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो इसको पूरा रिस्पेक्ट दें, काम की रिस्पेक्ट करें। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि आप पढ़ने आ रहे हैं तो पूरे 100% ऑनेस्टी से पढ़ाई करिए और इधर उधर के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचें। बिल्कुल, पूरा ध्यान अपना पढ़ाई में लगाएं। पढ़ाई के साथ जो भी हो रहा है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप न सिर्फ जो सीखने आ रहे हैं वो सीखेंगे, बल्कि और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लाइफ के लेसन्स आपको मिलेंगे। तो मेरा तो हमेशा यही मैसेज रहा है कि भाई आप अपने काम में अपना 100% लगाएं। और दूसरी चीज ये है कि आप अपना एग्जाम्पल या अपना जो टारगेट है वो खुद सेट करें, किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करें। बिल्कुल, है ना। धीरे धीरे हमेशा आगे ये सोचते हुए बढ़े कि हम कल जैसे थे उससे आज कुछ और बेहतर बने। चाहे हम यहाँ पर या मेरे यहाँ स्टाफ में लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन्हें भी मैं यही कहती हूँ, टीचर्स को भी यही कहती हूँ और स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ। और एक बात यह है कि भाई कोशिश करें कि प्यार से मिलजुल के रहें, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं है। जितने दिन है हम लोग अगर काम के साथ साथ आपस में भी प्यार करेंगे तो माहौल अच्छा रहेगा, और माहौल अच्छा रहेगा तो काम करने में मन लगेगा। वर्क प्लेस जो है, अगर वहां पर हमें अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है तो ऑब्वियसली हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो मेरी कोशिश भी ये रहती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा माहौल मिले। और मुझे लगता है कि अगर हम और इंस्टीट्यूशंस का माहौल देखें जहां पर बहुत पॉलिटिक्स और बहुत लेग पुलिंग जैसी चीजें होती हैं, वो सब हमारे यहाँ पे नहीं है। काम करने का भी एक जो कल्चर डेवलप हो गया है, तो ऐसा नहीं लगता है कि फोर्सफुली लोग काम कर रहे हैं। मैं इसके बारे में भी एक दिन आपको आप उदाहरण बताती हूँ। एक दिन का अचानक से याद आ गया कि एक दिन यहाँ पर जो टीचर्स थे उनकी मास कैजुअल लीव थी। मास कैजुअल लीव आप समझते होंगे कि सारे जो ये आगरा यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है उसकी कॉल थी किसी एक पर्टिकुलर डिमांड को लेकर, और उन्होंने कहा था कि आज हम लोग नहीं, मास कैजुअल नहीं, चॉक डाउन स्ट्राइक थी। चॉक डाउन स्ट्राइक का मतलब टीचर्स आएंगे बट दे विल नॉट गो इनटू द क्लासेस, क्लास नहीं लेंगे। तो अचानक से मैं तो ऑफिस में थी ही, टीचर्स भी सब आए थे, स्टाफ रूम में बैठे थे। वैसे ही मेरी जो सीसीटीवी कैमरा है उससे मैंने स्टाफ रूम की तरफ देखा तो पूरे जो लोग की टेबल है बड़ी वाली, आसपास टीचर्स बैठे थे और सब अपने अपने कामों में लगे थे। कोई फॉर्म किसी तरह के भर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मतलब दे वर नॉट टॉकिंग। और मतलब मैं खुद सरप्राइज रह गई कि ये इतने लोग 10-20 लेडीज बैठी हुई हैं और सब अपने अपने काम कर रही हैं।
बहुत पीसफुली, और बात नहीं कर रही है बात नहीं कर रही हैं। मैंने सामने कोई सज्जन बैठे थे, शायद किसी दूसरे कॉलेज के कोई प्रोफेसर थे, उन्हें मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो ये आरसीए की स्पेशलिटी है कि ये सब लोग आए हैं, चौक डाउन स्ट्राइक पे हैं या पेन डाउन जो भी स्ट्राइक होती है, पर ये अपने अपने सब काम में लगे हैं, ऐसा नहीं है कि आके यहाँ गप मार रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ये वर्क कल्चर जब डेवलप हो जाता है ना, तो सब चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं और सबको अच्छा लगता है वहां काम करना। बिल्कुल। मैम, ये एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे छात्राओं के पेरेंट्स के लिए भी कुछ एक ऐसा संदेश दें जो उनको आगे छात्राओं को, हमारी छात्राओं को आगे प्रगति करने। हाँ, ये पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों के यहाँ एक 6 मंथली न्यूज़लेटर निकलता है प्रवाह, और उसमें मैं हमेशा पेरेंट्स से ये गुजारिश करती हूँ कि एक तो रेगुलरली अपने बच्चों को कॉलेज भेजें। पहली बात, अगर 1 दिन 2 दिन बच्ची कॉलेज नहीं जा रही है तो उससे ये पूछे कि क्यों नहीं जा रही है। ये कई बार मैंने पेरेंट्स से वैसे भी बात की कि भाई वो बच्ची विदाउट यूनिफॉर्म आई, तो मैंने कहा कि जब बच्ची आपके घर से निकलती है तो उस समय आप देखते नहीं क्या पहन के जा रही है, उससे क्यों पूछते नहीं है कि भाई आज यूनिफॉर्म में क्यों नहीं जा रही हो। या अगर 4 दिन कॉलेज नहीं जा रही है तो आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि बेटा क्या कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, क्या बात है, आप आखिर रेगुलर पढ़ाने की फीस दे रहे हो, तो ये आपका राइट है कि आपका बच्चा रोज आके पढ़े। और अगर रेगुलरली आप भेजेंगे तो निश्चित उसको रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल पेरेंट्स भी कुछ ऐसे हो गए हैं इंडिफरेंट से, वो सोचते हैं कि जाए बिना ही काम चल जाए, वो चाहते ही नहीं कि बच्चा आए या बच्चा पढ़े। या मान लीजिए अगर 4 दिन 1 हफ्ता नहीं जा रही है बच्ची कॉलेज, तो उससे पता करें भी तुम्हारी 1 हफ्ते से क्लास नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो एक बार कॉलेज आके पता करें कि क्या क्या इशू है, क्यों नहीं क्लास हो रही है, कहीं बच्ची झूठ तो नहीं बोल रही है। तो और बच्चों की ये एज जो होती है एडोलेसेंट वाली, ये ऐसी टेंडर एज होती है, इसमें बच्चों को बहकते हुए समय नहीं लगता। आसपास हमारे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि किस समय बच्ची किसी गलत रास्ते पे चली जाएगी हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने कॉलेज में मोबाइल देना बंद करा हुआ है, मोबाइल बच्चों को परमिटेड नहीं है, लेकिन पेरेंट्स आके इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हमारी बच्ची मोबाइल लाएगी। अब वो ला रही है तो उसका यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, ये कौन देख पाएगा। तो पेरेंट्स के लिए बस सिर्फ एक यही मैसेज है कि वो अवेयर रहें कि बच्ची कहाँ जा रही है, कब जा रही है, कब आ रही है, और अगर उन्हें कुछ अनयूजुअल लगे, हम लोगों से टाइम टेबल पता करके रख लें कि भाई कितने बजे से कितने बजे तक उसकी क्लासेस हैं। तो अगर कहीं भी कुछ अनयूजुअल दिखता है तो आके संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, हमारे टीचर से संपर्क करें। बट ऐसा नहीं हो कि वो ये सोचते रहे बच्ची कॉलेज जा रही है और बच्ची कॉलेज आ नहीं रही है। या ऐसा भी बहुत सी बच्चियां करती हैं कि कॉलेज आ जाती हैं और क्लास में नहीं जाती हैं, बाहर बैठी रहती हैं, और वो पेरेंट्स आके बताते हैं कि हमारी बेटी तो रोज कॉलेज आती है। टीचर्स कहते हैं ये तो क्लास में एक भी दिन नहीं आई। अच्छा है क्या वही बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, डिस्ट्रैक्शन है कि बाहर बैठ गए गप कर रहे हैं, या अपने अगर मोबाइल ले आए हैं तो अपने कुछ उस पे कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये बहुत जरूरी है आजकल के समय में, कॉलेज भेजकर निश्चिंत नहीं हो जाएं, संपर्क हमसे बना के रखें, हमसे भी कम्युनिकेशन बना के रखें, जिससे कि अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है तो हम उसको उसी लेवल पे सुधार सकें, बजाय इसके कि परिस्थितियां हाथ से निकल जाएं और बच्ची का कोई नुकसान हो। किसी भी कीमत पे मैं ये नहीं चाहूंगी कि बच्ची का किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, किसी वो गलत रास्ते पे जाए या उसके साथ में कोई गलत बात हो। मैम, आपसे काफी सवालात हैं पूछने के लिए, पर समय को मद्देनजर रखते हुए हमें ये पॉडकास्ट को यहीं विराम देना है। मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारा पहला पॉडकास्ट सफल बनाया। ये तो अब पॉडकास्ट आप कह रहे हो आपका है, मैं तो ये अपना मान रही हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये आपका ही पॉडकास्ट है। इसलिए आप का ये बहुत अच्छा, मतलब आरसीए कॉलेज के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं बहुत समय से इस तरह की चीजें चाहती भी थी कि हो, क्योंकि आजकल सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ही चलता है। बिल्कुल। तो हम लोग जो भी काम करते हैं उसको सब लोग जाने, और ये
बहुत अच्छी शुरुआत है, मुझे लगता है इट विल गो अ लॉन्ग वे। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों के जाने से जगह खाली हो जाती है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी सोच कभी फीकी नहीं पड़ती। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये पहला पॉडकास्ट सफल बनाया। मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते।